अब मैं बुला रहा हूँ निमसेट 2023 में जिसकी ऑल इंडिया सेकंड रैंक है, निमिष कुमार नादर को। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपनी एकेडमी का रिजल्ट, सबसे बड़ी बात है कि अपनी एकेडमी का पूरा रिजल्ट जो है ये 14 आवर्स हार्ड वर्क का, पूरी प्योरिटी का, ईमानदारी का, ऑफलाइन क्लास का और यहाँ पे ऑफलाइन क्लासरूम का पूरा रिजल्ट है। 14 घंटे हार्ड वर्क का रिजल्ट है। और ये रिजल्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें प्योरिटी है। इसमें ऐसा नहीं कि अपने यहाँ सबको पता है कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता कि लास्ट के 3 महीने में मैं मिनिमम अमाउंट पे कोई टेस्ट रख दूँ तो कोई भी पूरे हिंदुस्तान के बच्चे टेस्ट ज्वाइन कर लें, या फ्री टेस्ट रख दूँ तो फ्री टेस्ट में ज्वाइन कर लें। सबसे बड़ी बात इस रिजल्ट की सुंदरता ये है, ये सारी प्योरिटी इसलिए है कि ये नेचुरल, इन सारे बच्चों को तुमने साल भर देखा। जब भी तुमने ज्वाइन करा, अक्टूबर में ज्वाइन करा तो 6 महीने से तुम देख ही रहे हो, मेहनत करते देख रहे हो, सारी चीज़ें करते देख रहे हो। सेलिब्रेशन जब रिजल्ट आया उस समय पूरा ब्लास्ट था, सारे लोग, पूरे 412 बच्चे उस मैदान में थे जब सेलिब्रेट कर रहे थे। आंखों से देखा सब रियल है, ये ऑथेंटिक है, जिसको सारे न्यूज़ चैनल ने, मीडिया ने कवर करा, सारा कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा रिजल्ट जो है हार्ड वर्क के कारण, जो इतनी मेहनत करा उन्होंने, हार्ड वर्क, ऑफलाइन में रह के, क्लासरूम में रह के, पूरी ईमानदारी मेहनत से रिजल्ट किया, इसलिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब जरा सोच के देखो, यही और यही सबसे ज़्यादा सुंदरता सबसे बड़ी रिजल्ट की इसलिए है कि सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए ना वो बिलो एवरेज है। जैसे उसने अभी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक वाले कुछ जैसा ने बताया कि उसके 5th क्लास में कितने 45% थे, बहुत बिलो एवरेज करके उसने स्टेप बाय स्टेप उसने इम्प्रूव करा और अपनी कमजोरी को उसने स्ट्रेंथ बना ली कि अगर जो उसका एडिक्शन सोशल मीडिया में था, फेसबुक में था, इंटरनेट में था, मोबाइल में था, बट अब ऐसे आने के पहले सबका ही ऐसे रहता है, माहौल ऐसे नहीं ऐसा है कि अब लॉकडाउन के बाद तो हर कोई मोबाइल पे आ गया, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था तो पढ़ाई भी उसी में करनी पड़ रही थी। आइसोलेट हो पाना, कोई दुर्व्यसन लग जाना, आइसोलेट होना इतना आसान नहीं है। तो वो सारे चीज़ों से यहाँ आने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन थे, या उसको कंटिन्यू करता छिप छिप के, जैसे यहाँ जाने के बाद तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि घर पे कोई बच्चा क्या कर रहा है, पर वो जाने के बाद भी उसने क्या, जो एडिक्शन मोबाइल में था, गेम में था, सोशल मीडिया में था, वो एडिक्शन उसने पढ़ाई पे लगा दिया। तो वही है कि गाड़ी वही है, पेट्रोल वही है, डीजल वही उसमें डाला, गाड़ी में पेट्रोल वही, स्कूटर है तुम्हारा और पेट्रोल वही है, इंजन उतने हार्स पावर का लगा हुआ है, बस हैंडल घुमाने की देर है। जो कहीं और जा रहा है, मान लो किसी वो मंत्रालय में जा रहा तो देवालय की तरफ घुमा दिया, तो देवालय की तरफ घुमाने के बाद फिर तुम्हारा उत्थान हो जाएगा और मंत्रालय की तरफ जाने के बाद पतन हो जाएगा। तो आप वही डिवोशन, वही डेडिकेशन उसने पढ़ाई में लगाई और इतिहास रच दिया। और सबसे बड़ा इतिहास ये है कि 11वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ रहे हैं, मतलब 10 बार तो पहले ही फर्स्ट रैंक थे, 11वीं बार जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 2023 में आई उसका, उसमें ये देखा जाए तो कुछ जायसवाल का नाम आ गया। तो ये देखा जाए तो ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 2023 का, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 2023 की बैच का जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है उसके नाम से याद रखा जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ी बात, ये 2024 में हर बच्चों को सोचना है। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि आज अगर अपने एकेडमी में मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रख दूँ, फ्री टेस्ट सीरीज रख दूँ, और ना भी रखूँ फ्री, उसमें मिनिमम चार्ज रख दूँ, चलो 5,000, 7,000, 8,000 जो भी चार्ज रख दूँ, बहुत नॉमिनल अमाउंट रख दूँ। यहाँ कटबाजी नहीं होती, इस टाइप की ठगी नहीं होता कि मान लो नॉर्मल अमाउंट में फ्री टेस्ट सीरीज रख दूँ। ऑल ओवर इंडिया का ऐसा कौन सा बच्चा है जो जेमे का टेस्ट सीरीज ना देना चाहेगा कि एग्जाम के 3 महीने पहले, 4 महीने पहले मैं ऑनलाइन टेस्ट रख दूँ और फ्री टेस्ट रख दूँ, ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन कर दूँ बहुत नॉमिनल अमाउंट में। तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा बच्चा जेमे का टेस्ट नहीं देना चाहेगा। और लास्ट के 2 महीने में फ्री कर दूँ, जैसा बहुत सारे लोग करते हैं, फ्री टेस्ट कर दे तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर ऐसा हो तो पूरे, जब हिंदुस्तान का जेमे का टेस्ट पूरे हिंदुस्तान में कोई बच्चा निमसेट देने वाला तो नहीं छोड़ेगा। रिजल्ट आए तो टॉप 10 में 10 हो जाए, 20 में 20, 30 में 30, 100 में 100 हो जाए, 500 में 500 हो जाए और रिजल्ट भी पब्लिश हो जाए। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो सेलिब्रेट करने के लिए 2 बच्चे नहीं होंगे, मालूम पड़ा वो ठगी हो जाएगा, उन बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो एकेडमी को रिजल्ट तो मिल जाएगा लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए बोला जाता है ऑथेंटिसिटी रिजल्ट ऑफ पावर ऑफ जेमे। जेमे का पावर ही यहाँ के ऑथेंटिसिटी रिजल्ट है। तो ये सब लाइव इंटरव्यू इसलिए देख पा रहे हो, लाइव चीज़ें इसलिए देख पा रहे हो। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन लाइव मैंने बच्चों को इसलिए खड़ा कर दिया, नहीं मेरे को भी ऑनलाइन में इंटरव्यू कराना पड़ता, टीवी में वो मालूम पड़ा एक लैपटॉप में कराना पड़ता, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से कराना पड़ता है, वो उधर से कनेक्ट हो जाता है, इधर से कनेक्ट हो जाता है, पहले बातचीत हो जाती है, फिर कनेक्ट होने के बाद वो बोलता रहता है। तो ये सारी चीज़, ये नेचुरलिटी, ये प्योरिटी है जो आँखों को दिख रहा है, यहाँ को दिख रहा है। आज ये 127 न्यूज़पेपर में इन लोगों का रिजल्ट पब्लिश हुआ। न्यूज़पेपर साधारण नहीं है, दैनिक भास्कर है, उसमें हिंदुस्तान टाइम्स है, एएनआई है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, डेली हंट है, न्यूयॉर्क क्रिटिक है, ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड है और आउटलुक है, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो इन लोगों की न्यूज़ कवर की है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल चैनल जो भारत 24 है, जी न्यूज़ है, इनके प्लेटफॉर्म में रिजल्ट पब्लिश होना इनका,
आज ये सब सफलता है जो इनको मिल पाई, आज एक दिन में पूरे हिंदुस्तान के हीरो बन गए। इनके घर वालों को कितना प्राउड फील हो रहा है कि ऑल ओवर इंडिया के लोग इनको जान रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर के माध्यम से पेरेंट्स को प्राउड हो रहा है। ये प्योरिटी, ईमानदारी, मेहनत के कारण हो पाई। अगर वो नहीं होता तो छिप छिप के रिजल्ट पब्लिश करना, मीडिया वालों को बताना नहीं, मीडिया वालों को सिलेक्शन कुछ भी बोल दो, आपको एविडेंस प्रूफ देना पड़ता है कि ये सिलेक्शन, ये सारे रैंक कार्ड देना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें होती है, फिर मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू कराना पड़ता है, सारी चीज़ें कराना पड़ता है। इसके परे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने अकेडमी का भी देखना, तुम्हें दो लोग के फोटो दिखेंगे, या तो तुम्हें फोटो दिखेंगे शहीदों के जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो हमारे भगवान हैं, या तो हमारे ईश्वर के फोटो दिखेंगे, भगवान श्री कृष्ण के, राम के। मतलब इनमें दो ही लोगों के तुम्हें फोटो दिखते मिलेंगे, सबसे बड़ा सुंदरता अचीवमेंट यही है। लेकिन उसके बाद तीसरे फोटो अगर तुम्हें दिखेंगे बोर्ड में लगे हुए, तो तुम्हारे उन्हीं ऑल इंडिया टॉपर्स के दिखेंगे जो तुम्हारे सीनियर सुपर सीनियर हैं। तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि तुम उनके समकक्ष आ गए हो अकेडमी में। यहाँ पे फोटो लगना ये बहुत बड़ी बात है कि वो जहाँ शहीदों और भगवान के अलावा किसी को स्थान नहीं मिलता, वहाँ उन बच्चे सफल होने के बाद अगर स्थान मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है तुम्हारे उस बच्चे के लिए, सफल होने वाले। निमेश को इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ और बताएगा कि उसकी निमसट 2023 में ऑल इंडिया रेस सेकंड रैंक कैसे आई, किस ढंग से उसने पढ़ाई करी, अलग अलग पड़ाव कैसे थे, और साथ में इसने बहुत सारे उतार चढ़ाव आए कि इसके कई सारे पेपर नंबर कम आए तो उससे ओवरकम कैसे किया, आरटीएफटी में जो मार्क्स में फ्लक्चुएशन हुए उस फ्लक्चुएशन को दूर कैसे किया, कई बार नेगेटिविटी भी आई होगी उसको कैसे ओवरकम किया, और लास्ट तक टिके रहा, आज टिके रहा है, इसलिए ऑल इंडिया सेकंड रैंक लेके गया, इसलिए आपके सामने बोल पा रहा है। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें जो सीखने को मिलेगी वो आगे तुम्हें समय समय पर काम आएगी। तो मैं माइक दे रहा हूँ इसको निमेश को। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले तो ये मेरी जो भी रैंक है, रिज़ल्ट है, वो मेरा नहीं है, वो एकेडमी का है और सर का है। सर की वजह से ही आज मैं जो भी, चाहे वो निमसेट का एग्ज़ाम हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे और भी जो सर ने हमको एग्ज़ाम दिलवाए थे, उनमें मेरी जो भी रैंक आई वो सब मेरा लेवल ही नहीं था कि मैं उनमें कभी परफॉर्म कर सकूं। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप सोचोगे कि मैं ऑल इंडिया रैंक सेकंड हूँ फिर भी मैं ऐसे कह रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं लास्ट टाइम जब मुझे मैथ्स समझ आता था वो क्लास थी 7th या 8th, तो उसके बाद से मुझे मैथ्स समझ आना बिल्कुल बंद हो गया था। 9th-10th में मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क्स थे, तो मुझे लगा कि मेरा ICSE बोर्ड है इसलिए मेरे कम आ रहे हैं, तो मैंने ICSE से छोड़ के CBSE बोर्ड में एडमिशन ले लिया। वहाँ 11th में मेरी मैथ्स में पहले कंपार्टमेंट लग गई, आपके यहाँ पे सप्लीमेंट्री बोलते हैं, तो 11th में मेरी मैथ्स में सप्लीमेंट्री लगी और उसकी जो सप्लीमेंट्री दी थी उसमें भी सप्लीमेंट्री लग गई थी। तो क्योंकि वो इतना लेट हो गया था उसका रिज़ल्ट और मैं 12th क्लास में जा चुका था, तो मैं 12th में प्रमोट हो गया। 12th में भी मुझे मैथ्स कुछ समझ नहीं आता था, सब टीचर्स कहते थे मैथ्स आसान है, ट्यूशन भी लगाया मैंने मैथ्स का, सबका यही कहना था कि मैथ्स आसान है, पर कोई मेरे लिए मैथ्स को कभी आसान बना नहीं पाया। मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि ये आसान कह रहे हैं तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा। एक समय तो ऐसा आ गया था कि मैथ्स बिल्कुल मैंने छोड़ ही दिया था कि ये सब्जेक्ट तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, बाकी अपना जो भी होते हैं, इंग्लिश होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, ये सब पढ़ के अपना 12th पास कर लो। तो मेरे मैथ्स में 12th में 100 में से सिर्फ 33 मार्क्स थे, और 33 बिल्कुल बॉर्डर लाइन होती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो ग्रेस मार्किंग से ही पास हुआ था मैं। और 12th में ओवरऑल भी मेरे 59% ही बने थे, 60 भी नहीं बन पाए थे। उसके बाद मैंने BCA ज्वाइन करा। BCA में मैंने सोचा कि इसमें अच्छे से पढ़ लेता हूँ, जॉब वगैरह मिल जाएगी। तो 1 साल BCA पढ़ने के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में इतनी आदत बिगड़ गई कि पूरे दिन बिस्तर पे पड़े पड़े मोबाइल ही चलाता रहता था, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब, इंटरनेट, दोस्त वगैरह, इनसे बात, गेमिंग करता रहता था। तो मतलब पढ़ाई करी पर ऐसा कोई करियर के बारे में सोचना था वो सोचना बंद हो गया था। जब BCA के लास्ट ईयर में मैंने सोचा कि अब जॉब वगैरह देखते हैं, तो वहाँ कोई जॉब भी नहीं लग पा रही थी मेरी। जो मिल रही थी वो जो बल्क में ले जाते हैं BPO कॉल सेंटर के लिए, वो जॉब मिल रही थी। तो उसके बाद फिर मतलब घर वालों ने पूछा कि तुझे आगे करना क्या है, इतनी कम सैलरी में कैसे कर पाएगा। तो उसके बाद मैंने नेट पे सर्च करा कि BCA के बाद क्या हो सकता है, तो उसमें ऑप्शन आया MCA का। फिर सर्च किया कि MCA में मतलब कॉलेज कौन से होते हैं, तो पता चला कि NIT भी होते हैं। फिर ये तो मुझे समझ आ गया था कि मैं अपने दम पे तो नहीं निकाल सकता, इसलिए फिर मैंने कोचिंग सेलेक्ट करा, तो सबसे ऊपर हमारी जितेंद्र मिश्रा एकेडमी का ही नाम आया था। फिर मैंने पेरेंट्स से बात करी, उन्होंने कहा कि एक बार जाके देख के आए इंदौर में कि कैसा क्या है। मैं आया, मैंने सर से काउंसलिंग ली और सर ने 10 मिनट में ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे पता चल गया था कि अब जाना तो इसी जगह पे है, मेरा उद्धार तो यहीं हो सकता है।
7 अक्टूबर 2021 को मैंने जेएमए में पहली बैच ज्वाइन करी। हमारा 3 दिन का इंट्रोडक्शन होता है, तो पहले दिन इंट्रोडक्शन में सर ने जब समझाया तो मन में ये आ गया था कि एनआईटी जाना है। दूसरे दिन में ये आ गया था कि एनआईटी त्रिची जाना है, और तीसरे दिन में आ गया था कि टॉप रैंक लेके आनी है। कुछ दिन तो वो मोटिवेशन काम करा। उसके बाद सर ने जैसे हमें डीटी दी थी, तो हमारा 1 महीने एकेडमी ज्वाइन किया हुआ था कि दिवाली की छुट्टियां पड़ गई थी, तो सर ने हमको डीटी घर ले जाने के लिए दे दी थी कि तुम घर पे सॉल्व कर लेना इसको। घर पे जाके मैंने बहुत कोशिश करी, पर मतलब वो ऐसा हुआ कि शुरू के 7-8 दिन तो मैंने कुछ नहीं करा। आखिरी के 1 दिन में मैंने सारी डीटी निपटाई कि सर ने दिए तो कर ही लेता हूँ। उसके बाद एकेडमी में आए तो हमारा WT था। जिस दिन हम एकेडमी आए अगले दिन WT था, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का। तो उसमें मेरी रैंक इतनी नीचे गिरी कि लिस्ट मुझे नीचे से देखनी पड़ी कि मेरी रैंक कहाँ पर है। उसके बाद लगा कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। जब सर ने बताया था पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी सीटिंग का टाइमिंग भी बढ़ाया, और मतलब मैं खुद से कभी भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं एकेडमी में ज़्यादा जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे हम बंधे रहते हैं डिसिप्लिन में। और मतलब हम सीटिंग जो होती है वो हमारी जो 14 घंटे की सीटिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी मेरा रैंक है, रिजल्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका वो 14 घंटे की सीटिंग की है। और सीटिंग में सिर्फ बैठना नहीं, बैठ के पढ़ना। जैसे सर ने बताया कि सर ने फिर हमारा लेक्चर लिया, कि कैप्सूल का लेक्चर लिया था सर ने। उस टाइम पे तो मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि अब आर या पार ही हो जाना है, तो मैंने घर पे फ़ोन कर दिया था कि अब मैं आप लोगों से बात भी नहीं करूँगा। बस मिस कॉल मारता था कि सुबह को जा रहा हूँ तो 1 मिस कॉल मार दी, रात को आ गया तो 1 मिस कॉल मार दी। इतने में ही घर वाले समझ जाते थे कि ये मतलब चला गया और आ गया। उसके अलावा मैंने घर पे भी बात करनी बंद कर दी थी। जब घर पे ही बात नहीं कर रहा था तो दोस्त यार फ्रेंड कोई भी नहीं था मेरा। बस जो थे एकेडमी थी, सर थे, बस सर ने जैसा बताया वैसे पढ़ना चालू किया। WT में मेरे कभी भी नंबर नहीं आते थे। मैं मतलब 150, 200, 250 इस रैंक पे रहता था, क्योंकि मेरा कोई भी टॉपिक कभी भी कमांड नहीं हो पाता था WT तक। तो सर ने बताया था कि तुम्हें मतलब सबको बताते हैं सर कि तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो मैथ्स है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो सर ने जैसा कैप्सूल बताया था मैं वैसा करता रहता था। तो शुरू में मेरे कभी भी WT में मार्क्स नहीं आए, पर मैं उसके पीछे लगा ही रहता था कि ये टॉपिक मेरा वीक है। करते करते उसका फल मुझे आखिर में जब हमारी FT चालू हुई तब जाके मुझे मिला, क्योंकि मेरे वो टॉपिक सारे कमांड हुए थे, मैंने वो टॉपिक कभी छोड़े नहीं थे। WT के बाद हमारा CT चालू हुआ। वो समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा भारी समय वही था, क्योंकि मैं बीमार उसी समय हुआ था, मुझे टाइफाइड हो गया था। ऊपर से मेरे पथरी थी, किडनी स्टोन, और वो 16 mm का हो चुका था। आप जानते हैं किडनी स्टोन 4-5 mm में ही कितना दर्द करता है, तो वो 16 हो चुका था। तो मतलब मैं सोच ही रहा था कि आज गया एकेडमी से, कल गया, बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया था कि अब तो मैं टिक ही नहीं पाऊंगा। घर वालों ने भी कह दिया था कि घर आ जा, तुझ पे नहीं हो रहा। तो और बिल्कुल मतलब ऐसा था कि मैंने सुबह उठा, मैंने सोचा कि आज तो एकेडमी नहीं जा पाऊंगा, पर प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन मैं अपनी दवाइयाँ एकेडमी में ही छोड़ गया था। तो मैंने सोचा एकेडमी जाऊंगा, दवाई लेके वापस आ जाऊंगा। और उसी दिन सर का लेक्चर हुआ, सर ने CT की इंपॉर्टेंस बताई। तो सर के सारे लेक्चर ऐसे लगते हैं जैसे मुझसे ही कनेक्ट हो रहे हो। सर मुझसे ही बोलना चाह रहे हैं कि ये तेरे ही लिए है, सिर्फ तू ही ये लेक्चर ही तेरे लिए ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, हार तो नहीं मान सकते। जो 20 साल की असफलता है वो तो यहीं जाके सफल होंगे, तो हार नहीं मान सकते। उसके बाद CT के बाद मेरे CT में भी रैंक इतनी अच्छी नहीं आती थी। उसके बाद PT हुई, PT में तो मेरी रैंक और नीचे जाने लगी। पर सर ने कहा था कि यहाँ पे तुम्हें रैंक से ज़्यादा देखना है कि तुम अपनी बुक्स निपटा रहे हो। और कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव, मेरे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव इतने स्ट्रॉन्ग थे, मतलब कोई भी जैसे मॉनिटर्स उठते थे वॉशरूम के टाइम पे, तो वो मुझसे कहते थे कि तुम तो बुक्स तो करते ही नहीं हो, कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव ही करते रहते हो। वो मैं बुक्स करता था, पर कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव सर ने बताया था कि जैसे तुम्हारा वॉशरूम हो रहा है तो वॉशरूम के 15 मिनट पहले कर लो और वॉशरूम के 15 मिनट बाद कर लो। आपको भी सर ने गाइड करा होगा कि कब किस टाइम करना है, तो हमको जैसा बताया था मैं उस टाइम में वही करता था, बिल्कुल डॉट टू डॉट फॉलो करता था सर को। ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे, सर ने बोल दिया तो बस उतनी बात खत्म। उसके बाद मेरे कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग थे कि मतलब मैं अपने दम पे तो मैं कर ही नहीं पाता था, पर वो कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो चुके थे, क्वेश्चन लगते थे कि 15-15 सेकंड में क्वेश्चंस निपट जाते थे IIT लेवल के। उसके बाद जब हमारा FT चालू हुआ तो FT में मेरी रैंक आनी चालू हुई, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस आया था। FT में क्योंकि रीजनिंग वगैरह आया था, तो बच्चों सर ने हमेशा बताया था कि किसी भी टॉपिक को वीक नहीं करना। जब सर ने रीजनिंग कहा था तो मैंने रीजनिंग को पूरा टाइम दिया, पूरा स्ट्रॉन्ग किया।
सर ने ये कहा था कि रीजनिंग के ऐसे ऐसे नोट्स बनाने हैं, तो मैंने नोट्स तक बनाए थे, मेरे रीजनिंग और कंप्यूटर के भी नोट्स बने हुए थे सर के बताए हुए के अकॉर्डिंग। तो जब वो पूरा सिलेबस एक साथ आया तो उसमें मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं सब कुछ सर के बताए हुए के अनुसार साथ में लेके चल रहा था। ऐसा नहीं था कि पुराने टॉपिक को भूल गया था या सिर्फ नए नए पे ध्यान दे रहा था। और तो एफटी में जब मेरे सर ने मतलब फेजेस होते हैं एफटी में, तो कुछ फेज हाई होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, कुछ थोड़े इजी होते हैं। तो हार्ड इजी में मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते थे। तो हमारा भी सीनियर का इंट्रोडक्शन हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये नहीं है कि तुम लास्ट में परफॉर्म कर लोगे, सिर्फ शुरू से ही तुमको परफॉर्म करना होगा। तो हर एफटी ऐसे हो गई थी कि हर एफटी निमसेट का एग्ज़ाम है और इसमें मार्क्स कम आए तो कम आए कैसे, अगली एफटी में मैं ज़रूर पिकअप करूँगा, अपनी फर्स्ट रैंक ला के ही रहूँगा, और सिर्फ रैंक नहीं मार्क्स उतने लाने की कोशिश करूँगा जितना सर ने बोला है। सर हमें हर एफटी में हार्ड होती थी तो भी सर बताते थे कि इतने मार्क्स आने चाहिए, इजी होती थी उसमें भी बताते थे कि इतने मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद सर ने लास्ट में हमारा फेज़ 12 बनाया था। फेज़ 12 में मेरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करते थे, क्योंकि उसका पेपर का लेवल सर ने एक ही फेज़ में 3-4 फेज़ डाल दिए थे, हाई भी डाल दिया था, लो भी डाल दिया था। और जब सर हार्ड डालते थे तो हम ही काउंसलिंग में जाके सर के सामने कहते थे कि सर हार्ड है, नहीं हो पा रहा हमसे। तो सर इजी करते थे तो सर ने, जैसे सर आके कहते थे आज का पेपर इजी है, आज इसमें 900 के ऊपर मार्क्स जाने चाहिए, तो हमारे और जितने हार्ड में आते थे उससे भी 100 नंबर नीचे गिर जाते थे। तो हमें बड़ा लगता था कि सर ने तो इजी कहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा क्या, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे डिमोटिवेट भी हो जाते थे। फिर सर काउंसलिंग में पूरा पर्सनल काउंसलिंग लेके, सर मैं तो काउंसलिंग में बोल भी नहीं पाता था, सर कई बार मुझ पर गुस्सा भी हुए थे कि तू यहाँ मेरा टाइम बर्बाद करता है, तू बोलता तो कुछ है नहीं। पर सर क्वेश्चन पूछ पूछ के, घुमा फिरा के सर क्वेश्चन पूछते थे, तो सर बात निकलवा ही लेते थे कि इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है। सर ने हमको स्पेशल क्लास शीट दी थी। हमारे बैच में क्या बच्चों को जैसे स्पेशल क्लास शीट, क्योंकि वो है ही स्पेशल क्लास शीट, वो एफटी से भी ऊपर लेवल की है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि निमसेट 2023 का जो लेवल था, अगर मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाया तो वो सिर्फ उस स्पेशल क्लास शीट के लेवल से, क्योंकि उससे मुझे पता था कि इतना हार्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मुझे एक सेकंड के लिए तो झटका लगा कि पेपर हार्ड आ गया है, पर वो संभल गया, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन सर ने हमको पहले ही करवा रखे थे। और सर ने वो हमको इतना हार्ड मटेरियल, हम भी सोचते थे कि पेपर तो इतना आसान लेवल का आता है, सर इतने हार्ड क्यों करवा रहे हैं, हमको समझ नहीं आता था। पर सर को पता था कि पेपर हार्ड भी आ सकता है, और सर ये भी नहीं, सर ने लो लेवल भी हमको करवाए थे कि अगर अचानक से, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका था, तो सर ने पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारा पेपर हार्ड आएगा, और प्रार्थना करना भगवान जी से जितना हार्ड आए उतना तुम लोगों का रिजल्ट बेहतर आएगा। मैंने आपको बोला कि जब जैसे मैंने एग्ज़ाम पेपर देखा था 2023 का, उसके बाद पहले तो मुझे पता चला 5 मिनट स्कैनिंग के बाद कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। उसके बाद मैंने सर की स्ट्रेटेजी रिकॉल करी। वो रिकॉल करना इसलिए नहीं था, मैं 1 साल से सर की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था, तो ऐसा तो था नहीं कि मैं वहाँ जाके भूल गया। पर वो अचानक से इतना हार्ड आया कि मेरा माइंड सेट था कि ईजी आएगा, ईजी आएगा। सर ने मना किया था कि प्री माइंड सेट मत करना, उसके बाद भी मुझे था कि ईजी आएगा। तो अचानक से जैसे ही वो हार्ड पेपर दिखा तो मैं इतना घबरा गया कि मुझे पहले याद करना पड़ा कि सर ने क्या समझाया था, और अगर मैं वो याद नहीं करता और सीधा पेपर से भिड़ जाता तो मेरी रैंक, मेरा सिलेक्शन भी होना मुश्किल हो जाता। सर ने कहा था किस जैसे ये जितने भी टॉप 30 में बैठे हैं, बल्कि टॉप 100 में बैठे हैं, उन लोगों के और मेरे मैथ्स में मार्क्स बिल्कुल बराबर ही होंगे, मेरे उनसे बल्कि कम होंगे, ज़्यादा भी नहीं होंगे। पर सर ने कहा था कि तुम्हें किस सेक्शन को कितने टाइम में छोड़ना है। सर ने बोला 50 मिनट, तो मेरे 50 मिनट में जितने सर ने बताए थे मैथ्स के क्वेश्चन, उसके आधे भी नहीं हुए थे। फिर भी मैंने सर की स्ट्रेटेजी को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मैंने कंप्यूटर में स्विच हुआ, कंप्यूटर से जितने नंबर ले सकता था वो लिए। उसके बाद रीजनिंग में स्विच हुआ, रीजनिंग में जितना ले सकता था उतने लिए। उसके बाद वापस मैथ्स में आया, जितना मैथ्स में कर सकता था करे। इंग्लिश में जितने मार्क्स में निकाल सकता था निकाले। और उन्हीं सब मार्क्स को जोड़ के मेरी जो रैंक है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने सर की स्ट्रेटेजी बिल्कुल ब्रेक नहीं करी। बीच में जैसे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था, जब रैंक नीचे आती थी तो मुझे लगता था कि मैं तो बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मेरा सिलेक्शन भी होगा कि नहीं। मन में जोश तो पूरा था कि सर ने कहा है कि तुम जो रैंक पे हाथ रखोगे वो रैंक आ जाएगी, पर मुझे लगता था कि मेरी कैसे आएगी, मैं तो कुछ मतलब इतना कर ही नहीं पाता। तो उसके बाद जैसे हमारे शहीदों की जन्मतिथि पुण्यतिथि होती थी, उसके बाद सर ने नई साल से एकेडमी में हनुमान चालीसा जब से शुरू हुई, उसके बाद तो मेरा मतलब एक अलग ही परिवर्तन हो गया। जो जोश उत्साह हफ्ते भर के लिए बढ़ जाता था,
वो और श्रीनाथ जी की आरती हम करने जाते थे सुबह शाम, तो मतलब इतना मोटिवेशन रहता था कि भगवान जी तो हमको हारने ही नहीं देंगे। हम जगह पे ऐसी हैं, जेएमए में हैं, हमको पढ़ाने वाले सर हैं और माँ भगवती शारदे का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो बिल्कुल मतलब डर लगना बंद हो गया था। जनवरी तक लड़ाई थी कि मेरी रैंक कैसे आएगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा। जनवरी के बाद बस लड़ाई हो गई थी कि एकेडमी की रैंक पे मैं कौन सी पे आऊँगा, टॉप 10 में किस रैंक पे आऊँगा, वो लड़ाई हो गई थी। उसके बाद अपनी तो टेंशन ही खत्म हो गई थी, क्योंकि सर पे हमेशा से भरोसा था कि सर करवा ही देंगे। सर ने एक बात कही थी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़, दौड़ नहीं सकता तो चल, और चल नहीं सकता तो घिसट, परंतु लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना मत। बस ये जो सर का ये मोटिवेशन सर ने दिया था, ये मेरे लिए वरदान था। मैं सिर्फ इस बात को कि मुझसे बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब तो मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा। मैं आधा दिन पेट पकड़ के बैठा रहता था, क्योंकि मेरे पेट में दर्द होता रहता था। टाइफाइड हुआ था तो भी मुझ पे बैठा ही जाता था। तो ऐसा लगता था कि बस अब गया, पर वो सर मैं कहा घिसटता तो रहूँगा ही, हार तो बिल्कुल नहीं माननी। और जैसे मार्च फरवरी में सर ने बिल्कुल हमारा माहौल कर दिया था। सर ने कहा था कि मैं इतना तापमान बढ़ा दूंगा कि लोहा और सोना तो पिघल ही जाएगा, बस जो हीरा होगा वो बचेगा। तो वो जुनून था सभी बच्चों में कि बस मैं हीरा बन के रहूँगा, मैं लास्ट तक टिका रहूँगा, हार नहीं मानूंगा। ये एकेडमी की जो टेबल बेंच हैं, मुझे अपनी बेंच से भी इतना प्यार था, वो ऐसे साइड बाय साइड हिलती थी। तो एकेडमी में बेंचों की कमी नहीं है, पर मैंने वो बेंच भी नहीं बदली थी कि मेरी बेंच यही है, मैं तो इसी पे हूँ। तो इतना मतलब अपने लक्ष्य से इतना लगाव हो गया था कि जो भी मतलब रैंक रिजल्ट है वो उसी सर के मोटिवेशन, उस लगाव की वजह से, वो उस मेहनत की वजह से। कई बार ऐसा भी लगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन, ये तो आते ही नहीं है। निमसेट 2020, 21, 22 का पेपर दिया तो एक माइंड में कहीं ना कहीं हो गया था कि ये तो पेपर आसान आता है। इतना भी आसान नहीं था, पर मतलब 2019 के कंपेयर में बहुत आसान था। और जो क्वेश्चन सर की स्पेशल क्लास शीट में थे, एफटी में थे, वो सब ऐसा लगता था कि किस अलग ही लेवल के कर रहे हैं। सर शॉर्टकट ट्रिक्स बताते थे। लास्ट में सर ने हमारी 1 से 2 महीने शॉर्टकट्स की क्लास ली। जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मतलब मैं देख के छोड़ देता था, वो सर ने उंगलियों पे सॉल्व करवा दिए। निमसेट के एग्ज़ाम में भी ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे जो मैं सिर्फ देख के और दिमाग में ही सॉल्व करके टिक लगा दिए होंगे, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो शॉर्टकट ट्रिक्स और वो सर की सारी स्ट्रेटेजी, वो आपको ध्यान रखना है कि वो आप कभी ब्रेक ना करें। जो सर ने बोला आज तक वो हमेशा सच हुआ है। सर ने कहा था तुम लोगों की रैंक डलवा दूंगा, पहले ही दिन बोला था। जब हम पहले दिन ही आए थे इंट्रोडक्शन में, तब तो सर ने, हमको जानते भी नहीं थे, पहले ही दिन आके बैठे थे, तो वो सर ने करवा दिया। हम सब की रैंक आ चुकी है। निमसेट का हम पेपर दे के आए थे, उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थे कि हमारा पेपर बिगड़ गया है बहुत सारा। जैसे जैसे दिन, रिजल्ट का दिन करीब आ रहा था, हम डरते जा रहे थे कि रिजल्ट क्या आएगा, और सर दिन ब दिन खुश होते जा रहे थे। तो हमें और डर लग रहा था कि सर खुश होते जा रहे हैं और हमको डर लग रहा है पता नहीं सर इतना खुश क्यों हैं। क्योंकि सर को अपनी मेहनत का पता था, हमसे लाख गुना ज़्यादा मेहनत सर ने करी। हम तो रात को 11 साढ़े 11 बजे सर ने बताया था जाके सो जाते थे। सर कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सुबह को आके देखा तो सर की गाड़ी एकेडमी में ही खड़ी रहती थी। सर रात भर घर ही नहीं जाते थे। सर ने हमारे लिए इतना मटेरियल बना दिया था कि हमारा लास्ट क्लास में ऐसा लगता था कि 14 घंटे कम पड़ रहे हैं। ऐसा लगता था कि सर ये शीट हमें घर के लिए दे दे तो थोड़ी सी घर पे कर लेंगे, कम से कम पूरी तो हो जाएगी। कई सारे फेज़ 23 बनाया था। सर ने कहा था कि ये फेज़ तो तुम्हें बहुत ज़रूरी करना ही करना होगा, पर वो भी हम कर नहीं पाए क्योंकि समय ही नहीं बचा था। इतनी लास्ट क्लास में इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी कि आपको कुछ मतलब खाना खाने का भी समय नहीं बचेगा। लास्ट के टाइम में तो मैं घड़ी से देख के जाता था, मैं कहा एकेडमी का लकी नंबर 7 है तो 7 मिनट में खाना खा के ऊपर आके बैठ जाऊंगा, ना 1 सेकंड ज़्यादा ना 1 सेकंड कम। अब जैसा सर ने हमको भी बताया कि जूनियर्स का भी मैं माहौल टाइट कर दूंगा, तो जितना टाइट माहौल हो आपको सोचना चाहिए कि उतना आपके लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा टाइट माहौल होगा उतना ही आपकी सीटिंग अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा पढ़ाई अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा आइसोलेशन अच्छी हो। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जब मैं आया था तो मुझे ये भी नहीं था कि मैं कहीं 10,000 रुपये की भी नौकरी कर लूँ या मुझे किसी लोकल कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा। और आज वो समय ला दिया है सर ने कि आज इंडिया का ऐसा कौन सा कॉलेज है एमसीए का जिस पे मैं उंगली रखूँ और वो कॉलेज मुझे एडमिशन देने से मना कर दे।